बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनम इम्तियाज़ है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फ़ाइन आर्ट्स की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन सेटेलाइट टाउन कॉलेज बहावलपुर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा आज का लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 2 है, बुद्धिस्ट आर्ट की ही कंटिन्यूटी है और ये फ़ाइन आर्ट्स के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अख्ताम पे आपको बताया था कि हमारा अगला लेक्चर रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज़्म विद बुद्धिस्ट आर्ट से बेस करता होगा। आखिर बुद्धिस्ट आर्ट का बुद्धिज़्म से क्या ताल्लुक़ है और ऐसी कौन सी वजह है कि ये मज़हब और इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला आर्ट एक दूसरे से इतना कनेक्टेड है कि हम अगर बुद्धिज़्म को पढ़ें या बुद्धिस्ट आर्ट को पढ़ें, उन दोनों का आपस में एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ वाज़ेह होता है। गहरे ताल्लुक़ से मुराद ये जैसे इस्लामिक आर्ट में है, आप कैलीग्राफी को देखते हैं तो आपके जहन में फ़ौरन आता है कि ये मुस्लिम आर्ट या इस्लामिक आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसी तरह नक्काशी और खताती को देखते हैं तो आपके जहन में तब भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये इस्लामिक आर्ट की रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह जब हम बुद्धिस्ट आर्ट को देखते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि ये बुद्धिज़्म की रिप्रेजेंटेशन है। बुद्धिज़्म क्या? बुद्धिज़्म कैसे? बुद्धिज़्म के क्या असूल थे? उसके क्या कॉन्सेप्ट्स थे? और आखिर ऐसी कौन सी रीजंस थी कि आज भी अगर हम देखें कई सदियां गुजरने के बाद भी बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ट आर्ट का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। आप अगर बुद्धा को पढ़ें और बुद्धा की जातका कहानियां ना पढ़ें, आपको कभी बुद्धिस्ट आर्ट की समझ नहीं आ सकती। आप अगर कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज़्म को पढ़ें और बुद्धा की तमाम लाइफ हिस्ट्री को ना पढ़ें, तब भी आपको किसी सारे कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ सकती। हम कह सकते हैं कि बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ट आर्ट का आपस में चोली दामन का साथ है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज़्म जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, एक बहुत ही अहम इख्तिरा है। इसमें हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बयान किए गए हैं कि किन बुनियादों पर बुद्धिज़्म डेवलप हुआ, बुद्धा ने अपने मज़हब की बुनियाद रखी और उन्हीं बुनियादों के ऊपर प्रोड्यूस किया गया आर्ट उनकी आने वाली नस्लों ने, उनके मानने वालों ने उस आर्ट को और बुद्धा के नाम को इसी तरह तरक्की दी। मेरा सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इनकारनेशन, यानी मौत के बाद जिंदगी, लाइफ इनकारनेशन, रीबर्थ, ये एक ही चीज के तीन नाम हैं। लाइफ इनकारनेशन वो है जातका कहानियाँ, वो तमाम कहानियाँ, वो तमाम पेंटिंग्स, वो तमाम म्यूरल्स जो अजंता केव्स के अंदर बुद्धिज़्म के अंदर डेवलप की गई और बुद्धिस्ट आर्ट की एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम ये कहें कि अजंता आर्ट को निकाल दें तो बुद्धिस्ट आर्ट पूरा नहीं होता। अगर हम ये कहें कि गंधारा आर्ट को निकाल दें तब भी बुद्धिस्ट आर्ट पूरा नहीं होता। बुद्धिस्ट आर्ट में गंधारा आर्ट और अजंता आर्ट इसके दो अहम हिस्से हैं जिनके ऊपर नजर डालना, उनको पढ़ना और उनके अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस करना किसी भी लेवल ऑफ स्टडी में बेहद जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इनकारनेशन जिसका मैंने पहले जिक्र किया, यानी आप बार बार जिंदा होंगे, बहुत सारी शक्लों में जिंदा होंगे और हर दफा नई शक्ल में जिंदा होंगे। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इनकारनेशन। बुद्धा एक शक्ल में पैदा नहीं हुआ, बुद्धा सिर्फ एक सिद्धार्था नहीं था या एक शहजादा नहीं था, बुद्धा एक जानवर की शक्ल में भी पैदा हुआ, बुद्धा एक हाथी की शक्ल में भी पैदा हुआ, बुद्धा एक बंदर की शक्ल में भी पैदा हुआ, बुद्धा फाख्ता की शक्ल में भी पैदा हुआ। ये वो कहानियां हैं जिनको देखने के बाद, उन पेंटिंग्स को स्टडी करने के बाद अजंता केव्स के अंदर तमाम जो फिलोसोफर्स या जो आर्ट हिस्टोरियंस गए थे उन सब ने देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट बयान किया कि जितने भी नई नई शक्लें बयान की गई हैं वो सब बुद्धा की लाइफ इनकारनेशंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, ये एक बहुत कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मौत के बाद भी आप दोबारा जिंदा होंगे और उसके बाद भी आपकी एक जिंदगी है और उस जिंदगी में आप किस शक्ल में होंगे, ये बुद्धा ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था। इसी तरह रीबॉर्न यानी दोबारा पैदा होना, ये भी एक अहम कॉन्सेप्ट था बुद्धा की तालीमात के ऊपर अमल पैरा होते हुए। बुद्धा ने अपने तमाम पैरोकारों को ये बात हमेशा समझाई थी कि आप दोबारा जिंदा भी होंगे, आपकी मौत के बाद भी एक जिंदगी है और आप अगर दोबारा जिंदा होंगे तो उस शक्ल में पैदा नहीं होंगे जिस शक्ल में आप पहले पैदा हुए थे। Reborn means a person does not return to the earth as the same ever again. ये एक बहुत बड़ी सोच थी जो बुद्धिस्ट आर्ट की बुनियाद भी बनी और उसी बुनियाद पे आने वाले हिस्टोरियंस ने और ना सिर्फ आने वाले आर्टिसंस ने, जो उस दौर के आर्टिसंस थे या उनकी आने वाली डायनेस्टीज ने उनकी डिफरेंट अलामतें
और उनकी डिफरेंट शक्लें बयान की। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी गुजरे हैं जो बुधा को उसकी शक्ल की सूरत में बयान करते थे, और कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो बुधा को उसके कॉन्सेप्ट्स के तहत बयान करते थे। ये दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ थॉट्स थे जो डेवलप हुए आने वाले वक्तों में, और जिसका जिक्र मैं आने वाले लेक्चर्स में भी करूंगी। आज आपको समझाने का मकसद ये है कि बुधा में, बुद्धिज्म में या बुद्धिस्ट आर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक आर्टिसन ने जहन में रखी थी वो ये कि जितनी भी कहानियां डेवलप की गई उसमें आर्टिस्ट ने बुधा की मुख्तलिफ अशकाल डेवलप की। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बुधा को एक शहजादा, एक लड़का, एक बूढ़ा आदमी, एक स्टार्व्ड आदमी, एक चादर लपेटे हुए रहनुमा, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत चेहरा, कुशादा चेहरा, ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग दैट आर सर्टेन फीचर्स ऑफ सर्टेन पर्सन, जो ग्रीक कॉन्सेप्ट है, ग्रीक आर्ट की जो सर्टेन गोल्डन रूल्स हैं एक चेहरे को बनाने के या एक जिसामत डेवलप करने के, उन्होंने वो सब भी डेवलप की थी। और ये सर्टेन डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस थे जो कि आने वाले आर्टिस्ट ने आने वाले वक्तों में अपनी इस बुद्धिस्ट आर्ट में खूबसूरती डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किए थे। इसी तरह फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बुधा की अलामतें डेवलप की गई थी। वो अलामतें जो कहीं मौजूद थी तो उनसे मैं एहसास होता था कि बुधा की अलामत है। उनका जिक्र मैं आगे आने वाले अपने लेक्चर में भी आपको करूंगी। बुधा का मतलब क्या है? बुधा है एनलाइटेंड वन, यानी वो जो नूर और रोशनी का पैकर है, वो जिसने ज्ञान हासिल किया, वक्त की तपस्या काटी, खामोशी से एक्सपीरियंस किया उस लम्हात को जो उसके और उसकी उस रोशनी को जिसको वो हासिल करना चाहता था, रूहानियत की वो रोशनी, वो स्पिरिचुअल लाइट जिसकी तरफ उसको तलाश थी, जिसके लिए उसने शहनशाहियत छोड़ी, जिसके लिए उसने अपनी खानदान छोड़ा, जिसके लिए उसने माँ बाप को छोड़ा और जिसके लिए उसने एक शाहाना जिंदगी को छोड़ा, और वो सब कुछ त्याग के वो एक दरवेश की जिंदगी की तरफ चला गया। आखिर ऐसी क्या रोशनी थी या क्या चाह थी, क्या वो अर्ज थी जो बुधा को इतनी शाहाना जिंदगी से एक दरवेश की जिंदगी की तरफ ले आई? और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर आगे आने वाले वक्तों में उसके पैरोकारों ने हिंदू मत को छोड़ा और उसकी सादा जिंदगी को अपनाया, क्योंकि हिंदू मत के ब्राह्मण, वेश्यास और ये सारे कॉन्सेप्ट्स ने और इन सब ने इतनी मुश्किलात पैदा कर दी थी आने वाले लोगों के लिए कि वो सब इस मुश्किल हिंदू मत को छोड़कर और इसके तमाम मसले मसाइल को छोड़कर और इसकी वजह से जो एक सर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स डेवलप हो चुका था जिसमें शूदरिज्म और बुरे छोटे लोगों के लिए, कम लोगों के लिए मुश्किलात का सामना किया गया था, वो सब उन लोगों ने छोड़ा और अपने आने वाले वक्त में उन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट को फॉलो करते हुए बुद्धा की तालीमात को फॉलो किया। इसी तरह सिंबलिज्म ऑफ बुद्धा, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था। सिंबल ऑफ बुद्धा से क्या मुराद है? सबसे पहला सिंबल है लोटस फ्लावर, एक ऐसा कमल का फूल जिसका जहां भी जिक्र होगा हम सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जगाएंगे कि अगर कमल का फूल बना है तो इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी की पहली निशानी है, वो रूहानियत के पैकर की पहली निशानी है और वो बुधा को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि इस तस्वीर में वाज़ेह है कि बुधा अपनी मेडिटेशन के दौरान अपनी त्याग करते हुए, अपनी इबादत करते हुए, अपनी उस रोशनी और वक्त और एटमॉस्फेयर से उस रोशनी को हासिल करते हुए कमल के फूल के करीब बैठा है, पानी के करीब बैठा है, जिससे अंदाजा होता है कि लोटस फ्लावर बुधा के लिए एक बहुत अहम हिस्सा था। इसी तरह व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथी, जिसकी बुधा की जिंदगी में बेहद अहमियत है, क्योंकि जब हम बुधा की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसकी आप बीती पढ़ते हैं, तो उसमें हमें अंदाजा होता है कि उसकी वालदा यानी महामाया मलका को भी पहला ख्वाब जो उसकी पैदाइश से पहले आया था वो यही था कि एक हाथी सफेद उड़ता हुआ मुंह में कमल का फूल लिए हुए बहुत ही खूबसूरती से उड़ता हुआ आया और उसके जिस्म में दाखिल हो गया। इसकी तमाम जात का कहानियाँ, इसके ऊपर बने हुए तमाम रिलीफ, इसके ऊपर बने हुए स्कल्पचर्स इस बात की निशानदही करते हैं कि सफ़ेद हाथी भी और कमल का फूल दोनों बुधा की अलामत है। इसी तरह इस वक्त इसमें पेंटिंग में बड़ी ही खूबसूरती से इस कॉन्सेप्ट की निशानदही की गई है कि सफ़ेद हाथी अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए शहजादी के मलका के करीब आ रहा है और मलका के जिस्म में दाखिल होने से पहले बहुत सारे फरिश्ते या शहजादियाँ वो सब जो है उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं और ये एक नेकी का और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा मस्कन होगा जिसकी निशानदही बाद में आने वाले तमाम लोगों ने की थी और उनके तमाम पेशवाओं ने की थी। मेपल ट्री एक बहुत अहम हिस्सा तीसरे नंबर पे।
मेपल ट्री एक अहम दरख्त इसलिए है क्योंकि वो पहला दरख्त था जिसके नजदीक जाकर बुद्धा ने अपना पहला वाज दिया, अपना पहला सरमन दिया, अपना आखिरी डेथ सरमन भी उसने मेपल ट्री के गिर्द दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, लेट कर जब आखिरी जिंदगी का उसने सरमन देना था तब भी वो उसने इसी पीपल के दरख्त के नीचे दिया था। इसके अलावा पीपल का दरख्त भी अगर आपको कहीं नजर आएगा, एक खाली थड़ी के ऊपर अगर पीपल का दरख्त बना है, तो यही कंसीडर किया जाता है बुद्धिस्ट आर्ट में कि यहाँ पर भी हम बुद्धा का जिक्र करते हैं, यानी यहाँ भी बुद्धा की मौजूदगी का एहसास है। और ये भी शायद एक बुद्धा की निशानी है कि वो पहले वक्त में भी अपनी पहली मेडिटेशन जब वो नूर की तलाश में निकला था तो उसने मेपल ट्री के नीचे ही दिया था, और अपना आखिरी सरमन भी उसने बहुत बड़े मेपल पीपल के दरख्त के नीचे दिया था। टर्बन एक बहुत अहम हिस्सा, कि अगर कहीं कहीं टर्बन बनी होगी या पगड़ी का निशान होगा तो भी हम यही समझेंगे कि ये बुद्धा की निशानदेही करता है। हमारी इस किताब में इन अलामतों को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया, कदीम इंसान और फन मुसव्विर, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले लेक्चर में किया था। उसमें भी आपको ये अलामतें, इनका डिफरेंस और कैसे कैसे कौन कौन सी डायनेस्टी या कौन कौन से लोगों ने इन डिफरेंसेस को इस्तेमाल किया, इनको अपने ऊपर लागू किया, और कौन कौन से लोगों ने नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए, ये हम आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं। स्टूपा एक आखिरी और बहुत ही अहम निशानी, कि अगर हम कहें कि स्टूपा का जिक्र होगा या कहीं कोई स्टूपा बना नजर आएगा तो इस बात की निशानी होगा कि ये स्टूपा बेसिकली बुद्धिस्ट आर्ट की बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धा की आरती को जला दिया गया और उसकी हजारों मन लकड़ियों में अशोक बादशाह ने बहुत बढ़िया एक लकड़ियों का हजूम जमा किया, गट्ठे जमा किए, और उसकी जिस्म की राख को, उन राख को जलाकर, उन लकड़ियों को जलाकर उसमें मिक्स किया और छोटी छोटी गडवियां बनवाकर पूरी दुनिया में अपने रहनुमा और पेशवा भेजे जो बुद्धा की तालीमात की पैरवी करते थे और उनको फैलाते भी थे और बुद्धा की तालीमात की आगे तरवीज भी करते रहे। इसलिए अगर आपको कहीं स्टूपा नजर आता है, स्टूपा जो इनसाइड सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का एक ढेर है जिसके ऊपर ईंटों का एक स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाता है जो अंदर से खाली नहीं और भरा हुआ होता है, उसके ऊपर के हिस्से के अंदर एक गडवी रखी जाती थी जिसके अंदर बुद्धा की लाश या बुद्धा की जो आरती है उसकी राख शामिल है। ये सारे के सारे इस बात की निशानदेही करते हैं कि बुद्धा